हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सब और कैसी चल रही है आपकी तैयारी? तो हमारी जो पीवाईक्यू सीरीज चल रही है उसमें एक क्लास तो पॉलिटी की चल रही है। पॉलिटी में थोड़े ज़्यादा क्वेश्चंस हैं तो उसे हम टॉपिक वाइज कर रहे हैं। और एंशिएंट हिस्ट्री की कंप्लीट एक क्लास जो है वो कल हो गई है। और आज की क्लास में हम करेंगे मध्यकालीन भारत का इतिहास। कंप्लीट एक ही क्लास रहेगी जिससे आपको रिविजन में आसानी रहे। और पेपर से पहले ज़रूर इसको देख के जाइएगा, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है क्योंकि घूम फिर के क्वेश्चन जो है वो यहीं से बनते हैं, पीवाईक्यू से ही, एक्सप्लेनेशन से बने, किसी विकल्प से बने। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो जो हमारा क्वेश्चन है वो 91 क्वेश्चन से मध्यकालीन भारत का इतिहास शुरू हो रहा है। तो कर्नाटक युद्ध भारत में किन दो यूरोपीय शक्तियों के बीच लड़े गए थे? तो कर्नाटक युद्ध जो थे वो भारत में किन दो यूरोपीय शक्तियों के बीच हुए थे? ब्रिटिश और फ्रेंच, ब्रिटिश और पुर्तगाली, ब्रिटिश और डच, ब्रिटिश और स्पेनिश। यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया है, टय आएगा। तो ब्रिटिश और स्पेनिश। तो किन दो शक्तियों के मध्य जो है कर्नाटक युद्ध हुए थे? तो कर्नाटक युद्ध हुए थे ब्रिटिश और फ्रेंच, यानी कि फ्रांसीसी के मध्य और ब्रिटिशों के मध्य ये जो युद्ध हुए थे। और 3 युद्ध हुए थे। पहले में एक्सलस आपिल की संधि हुई थी, एक्सलस आपिल की जो है संधि हुई थी पहले में, और 3 युद्ध हुए थे। चलिए एक्सप्रेशन देखते हैं। कर्नाटक युद्ध 18वीं शताब्दी में ब्रिटिश और फ्रांसीसी शक्तियों के बीच भारत में प्रभुत्व के लिए लड़े गए थे। किसके लिए? तो भारत में प्रभुत्व के लिए ये लड़े गए थे। और इस युद्ध के पश्चात भारत में ब्रिटिश सत्ता स्थापित हुई और फ्रांसीसी यहीं से कमजोर पड़ गए और वो केवल फिर व्यापार के लिए रह गए थे। चलिए आगे देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है, भारत में कौन सा ऐतिहासिक किला जिसे घेरिया के नाम से भी जाना जाता है? किसके? घेरिया के नाम से, जिसने मराठा नौसेना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। किस नौसेना में? मराठा भूमिका में। और डैश मराठा भूमिका डैश और शिवाजी महाराज के शासनकाल के दौरान एक रणनीतिक गढ़ के रूप में कार्य किया था। तो वो कौन सा किला था? सिंधु दुर्ग किला, और मुरुड जंजीरा किला, विजय दुर्ग किला, या फिर रायगढ़ किला। तो वो था विजय दुर्ग किला, विजय दुर्ग किला, जिसे घेरिया के नाम से भी जाना जाता था। विजय दुर्ग किला को किसके? तो घेरिया के नाम से भी जाना जाता था, घेरिया के नाम से भी जाना जाता था। और यह किला मराठा नौसेना के लिए एक महत्वपूर्ण रणनीतिक गढ़ था, और खासकर छत्रपति शिवाजी, कौन से? छत्रपति शिवाजी महाराज के शासनकाल के दौरान। अगला क्वेश्चन है, अजंता की प्राचीन शैलकत गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो अजंता की जो गुफाएं हैं वो कहाँ पे स्थित हैं? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, या फिर महाराष्ट्र। तो ये कहाँ पर स्थित हैं? तो ये महाराष्ट्र में पड़ती हैं, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में ये पड़ती हैं। और अजंता गुफाओं का जो निर्माण था गुप्तों के समय हुआ था, गुप्तों के द्वारा कराया गया था। अजंता की प्राचीन शैलकत गुफाएं महाराष्ट्र राज्य में औरंगाबाद, अब छत्रपति संभाजी नगर इसको कहा जाता है, जिलों में स्थित है, जिसे 1983 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया गया है। इसमें 1983 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया गया है अजंता गुफाओं को। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना है वो किस वर्ष में हुई थी? 1346, 1336, 1356, या फिर 1366। तो विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना थी वो 1336 में हुई थी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में संगम वंश के 2 भाइयों हरिहर प्रथम और बुक्का राय प्रथम ने की थी। किसने की थी? तो विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना थी वो 1336 में हुई, और संगम वंश के 2 भाइयों हरिहर प्रथम और बुक्का राय प्रथम, हरिहर प्रथम और बुक्का राय प्रथम के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली में लोटस टेम्पल जो अपनी फूल जैसी आकृति और बाह्य उपासना स्थल के रूप में महत्व के लिए जाना जाता है, उसका डैश त्योहार तैयार करने के लिए कौन सा वास्तुकार जाना जाता है? तो किस वास्तुकार के द्वारा उसको तैयार किया गया था? तो बीबी दोषी और फरीज बोर्ज फरीबोर्जर साहबा, ले कॉर्बूसिए, चार्ल्स कोरिया। तो किसके द्वारा किया गया था? तो फरीबोर्ज साहबा। कौन? तो फरीबोर्ज साहबा।
फरीबोर्ड साहबा एक ईरानी कनाडाई वास्तुकार हैं। तो ईरानी कनाडाई वास्तुकार हैं फरीबोर्ड साहबा, जिन्होंने प्रसिद्ध लोटस टेम्पल मंदिर को डिजाइन किया और इस मंदिर को 1986 में पूरा किया गया था। इस मंदिर को जो है 1986 में पूरा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, अराटू त्योहार किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? कौन सा त्योहार? अराटू त्योहार। तो अराटू त्योहार जो है वो केरल का है, आंध्र प्रदेश का है, कर्नाटक का है या फिर तमिलनाडु का है? तो अराटू जो त्योहार है वो केरल का है। अराटू त्योहार केरल का एक प्रसिद्ध त्योहार है और यह केरल राज्य के पद्मनाभ स्वामी मंदिर में बहुत भव्यता से मनाया जाता है। पद्मनाभ स्वामी मंदिर में बहुत ही भव्यता से ये मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, आगरा की मोती मस्जिद किसके द्वारा बनाई गई थी, जिसे पर्ल मस्जिद के रूप में भी जाना जाता है? तो आगरा की जो मोती मस्जिद थी वो किसके द्वारा बनाई गई थी? हैदर अली, शेर शाह सूरी, अकबर या फिर शाहजहां? तो आगरा की मोती मस्जिद जो है वो शाहजहां के द्वारा बनाई गई थी, जिसे पर्ल मस्जिद के रूप में भी जाना जाता है। आगरा की मोती मस्जिद आगरा किले के भीतर स्थित है, जिसका निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा जिसका जो निर्माण है वो मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा 1647 से 1654 की अवधि में करवाया गया था। 1647 से 1654 की अवधि में करवाया गया था और ये एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है जो पूरी तरह से सफ़ेद संगमरमर से बनी है। मोती मस्जिद जो है वो पूरी तरह से सफ़ेद संगमरमर से बनी है और इसे यूनेस्को में भी शामिल कर लिया गया है और इसका जो निर्माण है वो शाहजहां के द्वारा कराया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट को शहजादा खुर्रम के नाम से जाना जाता है? तो शहजादा खुर्रम के नाम से किसको जाना जाता है? शाहजहां, शाह आलम, औरंगजेब या फिर जहांगीर? तो शहजादा खुर्रम के नाम से जाना जाता है शाहजहां को। मुगल सम्राट शाहजहां को शहजादा खुर्रम के नाम से जाना जाता है और इसका जो जन्म है 1592 में लाहौर में हुआ था। जन्म कहाँ पे हुआ था? 1592 में लाहौर में हुआ था और इसके पिता का नाम जहांगीर तथा माता का नाम जगत गोसाई और पिता का नाम जहांगीर था और शाहजहां को शहजादा खुर्रम के नाम से भी जाना जाता है और इसका विवाह नूरजहां के भाई आसफ खां की पुत्री अर्जुम अर्जुमंद बानो बेगम यानी कि मुमताज महल से हुआ था और इसने दिल्ली के निकट शाहजहानाबाद नगर की स्थापना की थी। किस नगर की? तो शाहजहानाबाद नगर की स्थापना की थी और राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया था। किसने? तो शाहजहां ने अपनी राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी, जहां इसने लाल किला यानी कि सुरक्षा दुर्ग के रूप में स्थापित का निर्माण किया। लाल किला का निर्माण किया जो कि सुरक्षा दुर्ग के रूप में स्थापित हुआ और इसके अलावा इसने ताजमहल यानी कि मुमताज का मकबरा का निर्माण आगरा में करवाया था, जिसके वास्तुकार उस्ताद इंसा खान कौन थे? उस्ताद इंसा खां थे और इसके शासनकाल को स्थापत्य का स्वर्णकाल कहा जाता है। तो स्थापत्य का स्वर्णकाल शाहजहां के काल को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, राजा लेगुआ नरसिंह देव द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर बनवाया गया था? तो कोणार्क सूर्य मंदिर, ज्वार मंदिर, देवी मंदिर और कामाक्षी मंदिर। तो कौन सा मंदिर जो है वो राजा लेगुला नरसिंह देव द्वारा बनवाया गया था? तो कौन सा? तो कोणार्क का सूर्य देव मंदिर। कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा में स्थित है। कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ पे है? तो उड़ीसा में स्थित है और इसका जो निर्माण है वो 13वीं सदी में गंग वंश के राजा लेगुला नरसिंह देव प्रथम के द्वारा बनवाया गया था। अगला क्वेश्चन है, बंगाल के स्वतंत्र सल्तनत की स्थापना किसने की थी? तो बंगाल के स्वतंत्र सल्तनत की जो स्थापना है वो किसने की थी? हुसैन शाह, मुर्शीद कुली खान, शमसुद्दीन इलियास शाह, अलीवर्दी खान। किसने की थी? अलीवर्दी खान। तो शमसुद्दीन इलियास शाह ने स्वतंत्र बंगाल सल्तनत की स्थापना की और वह इलियास शाही राजवंश का संस्थापक था। किसका? तो इलियास शाही राजवंश का संस्थापक था और उनके शासन के तहत पांडवा यानी कि हुगली बंगाल सल्तनत की राजधानी थी। अगला क्वेश्चन है, पानीपत की दूसरी लड़ाई किस वर्ष में हुई थी? तो पानीपत की जो दूसरी लड़ाई थी 1526, 1504,
1561 या फिर 1556। तो पानीपत की जो दूसरी लड़ाई थी वो 1556 में हुई थी। पानीपत का दूसरा युद्ध 5 नवंबर 1556 को सूरवंश के इस्लाम शाह के प्रधानमंत्री हेमू और अकबर की सेना के बीच पानीपत के मैदान में लड़ा गया था। इसमें हेमू की पराजय हुई। इसमें क्या हुई? तो इसमें हेमू की पराजय हुई। अगला क्वेश्चन है, खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी? तो खिलजी वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक, जलालुद्दीन खिलजी या फिर बलबन या अलाउद्दीन खिलजी। तो खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी? तो खिलजी वंश की स्थापना की थी जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी 1290 में जलालुद्दीन खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की। कब? तो 1290 में। और ये दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला दूसरा राजवंश था। कैसा? तो दूसरा राजवंश था। और 1296 ईस्वी में जलालुद्दीन खिलजी की हत्या उसके भतीजे एवं दामाद अलाउद्दीन खिलजी ने कड़ा मणिपुर में करके स्वयं पर सत्ता पर काबिज हो गया। स्वयं जो था वो सत्ता पर काबिज हो गया। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था? तो दिल्ली का पहला सुल्तान इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक या फिर बलबन। तो दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था? तो दिल्ली का पहला सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक था। दिल्ली का पहला सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक था, जो 1206 ईस्वी में दिल्ली का सुल्तान बना और दिल्ली सल्तनत की स्थापना की। ऐबक ने अपने शासन के दौरान कई महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। ऐबक ने जो है अपने शासन के दौरान कई महत्वपूर्ण कार्य किए, जिसमें कुतुब मीनार का निर्माण शामिल है। जिसमें क्या? तो कुतुब मीनार का निर्माण शामिल है, जो आज भी एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल है। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में किसके द्वारा की गई थी? तो विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना है वो 1336 में किसके द्वारा की गई थी? तो देखते हैं, कृष्णदेव राय, नरसिम्हा सालू, हरिहर और बुक्का या फिर देवराय प्रथम। तो विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना है वो 1336 में की गई थी। हरिहर और बुक्का दोनों भाई थे जो कि संगम वंश के थे। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में संगम वंश के दो भाइयों हरिहर और बुक्का ने की थी। यह साम्राज्य दक्षिण भारत के अधिकांश हिस्सों में फैला था, जिसमें कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना शामिल थे। विजयनगर साम्राज्य 16वीं शताब्दी के मध्य तक अपने चरम पर पहुंचा, लेकिन 1565 में तालीकोटा की लड़ाई के बाद इसका पतन शुरू हुआ। अगला क्वेश्चन है, अकबर का मकबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो अकबर का जो मकबरा है वो निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? एटा, रामपुर, उन्नाव या फिर सिकंदरा। तो अकबर का मकबरा सिकंदरा में है। कहाँ पे है? तो सिकंदरा में। अकबर का मकबरा सिकंदरा यानी कि आगरा में सिकंदरा पड़ता है, नामक स्थान पर स्थित है। अकबर के मकबरे का निर्माण जहांगीर ने कराया था 1605 से 1613 के, मुख्य रूप से गहरे लाल बलुआ पत्थर से करवाया था। किस पत्थर का प्रयोग किया गया इसमें? गहरे लाल बलुआ पत्थर का। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के किस सुल्तान ने इब्न बतूता का उसकी विद्वता और कला के उदार संरक्षक के रूप में उसकी प्रतिष्ठा के लिए दिल्ली के काजी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया था? दिल्ली के काजी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया था। तो मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, इब्राहिम लोदी और हुमायूं। मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, इब्राहिम लोदी और हुमायूं। तो मोहम्मद बिन तुगलक। इब्न बतूता प्रसिद्ध अफ्रीकी यानी कि मोरक्को यात्री, विद्वान तथा लेखक था, और इसका मूल नाम शेख अबू अब्दुल्लाह फतेह था। ये 1333 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था, और सुल्तान ने इसका स्वागत किया और उसकी विद्वता देखकर इसे दिल्ली का काजी नियुक्त कर दिया था। इब्न बतूता की यात्रा वृतांत का नाम क्या है? तो रेहला। सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण इब्न बतूता ने ही दिया है। सल्तनत काल में जो डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है वो इब्न बतूता ने ही दिया है। इब्न बतूता ने अपनी यात्रा वृतांत रेहला में दिया है। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल शासक ने धार्मिक आधार पर लगाए गए जजिया और तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया था?
तो जजिया और तीर्थ यात्रा कर को समाप्त किसने किया था? बहादुर शाह प्रथम, औरंगजेब, अकबर या फिर शेर शाह सूरी। तो ये अकबर के द्वारा किया गया था। किसके? तो अकबर के द्वारा। अकबर ने जजिया और तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया था। मुगल शासक अकबर ने धार्मिक आधार पर लगाए गए जजिया और तीर्थ यात्रा कर को समाप्त किया और अकबर तीसरे मुगल बादशाह थे जिन्होंने 1556 से 1605 ईस्वी तक शासन किया और उन्होंने दीन ए इलाही नामक एक नए धर्म की शुरुआत की। तो अकबर ने दीन ए इलाही नामक एक नए धर्म की भी शुरुआत की थी। क्या? दीन ए इलाही। दीन ए इलाही। अगला क्वेश्चन है, ईरान से दिल्ली तक कलाकारों मीर सैयद अली और अब्दुल समद और कौन सा मुगल शासक आया था? शाहजहां, जहांगीर, हुमायूं और अकबर। तो कौन आया था? तो हुमायूं आया था। मुगल चित्रकला की शुरुआत हुमायूं के काल से होती है। मुगल चित्रकला की जो शुरुआत है वो हुमायूं के काल से होती है और हुमायूं ने फारस के शासक के यहाँ शरण के दौरान 2 फारसी चित्रकारों की सेवाएं प्राप्त की। किसकी? तो 2 फारसी चित्रकारों की सेवाएं प्राप्त की और ये चित्रकार मीर सैयद अली तबरीजी और अबू शमद थे। कौन थे? तो ये चित्रकार जो थे मीर सैयद अली तबरीजी और अबू शमद थे। उन्हीं के साथ वह भारत आया था। साथ ही मीर सैयद अली को नादिर उल अस्त्र और अबू शमद को सीरी कलम की उपाधि दी थी। मीर सैयद अली को नादिर उल अस्त्र और अबू शमद को सीरी कलम की उपाधि दी थी। अगला क्वेश्चन है, शाही फरमान के मुद्दे पर कौन से मुगल सम्राट का संबंध थॉमस रो से था? तो शाही फरमान के मुद्दे पर कौन से मुगल सम्राट का जो संबंध है वो थॉमस रो से था? थॉमस। शाहजहां, बहादुर शाह, हुमायूं और जहांगीर। तो संबंध थॉमस रो से किसका था? तो जहांगीर का संबंध थॉमस रो से था। आगे देखते हैं, शाही फरमान के मुद्दे पर मुगल सम्राट जहांगीर का संबंध थॉमस रो से था। 1615 में मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में अंग्रेज जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में सूरत बंदरगाह पहुंचा। थॉमस रो वर्ष 1619 तक भारत में रहा। थॉमस रो जो है वर्ष 1619 तक भारत में रहा और थॉमस रो जहांगीर एवं खुर्रम यानी कि शाहजहां से अंग्रेजों के लिए कुछ व्यापारिक छूट प्राप्त करने में सफल हुआ। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष में बाबर तैमूर वंश में फरगना के अपने पैतृक सिंहासन पर बैठा था? तो फरगना के अपने पैतृक सिंहासन पर वो बैठा था 1494, 1526, 1504 या फिर 1556। तो 1494 में वो बैठा था सिंहासन पर। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 को फरगना में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? फरगना में हुआ था। बाबर अपने पिता की ओर से तैमूर और माता की ओर से चंगेज खां का वंशज था। पिता उमर शेख मिर्जा की मृत्यु के बाद 11 वर्ष की आयु में 1494 ईस्वी फरगना का शासक बना और उसने अपने फरगना के शासनकाल में 1501 ईस्वी में समरकंद पर अधिकार किया। 1501 ईस्वी में समरकंद पर अधिकार किया जो मात्र 8 महीने तक ही उसके कब्जे में रहा। मात्र 8 महीने तक ही उसके कब्जे में रहा और 1504 ईस्वी में काबुल पर विजय के उपरांत बाबर ने अपने पूर्वजों द्वारा दी गई उपाधि मिर्जा त्याग कर नई उपाधि पादशाह धारण की। कौन सी? तो पादशाह नई उपाधि धारण की। अपने पूर्वजों के द्वारा जो उसको मिर्जा की उपाधि दी गई थी उसको त्याग दिया और 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में दिल्ली सल्तनत के अंतिम वंश लोधी वंश के सुल्तान इब्राहिम लोधी को पराजित कर मुगल वंश की स्थापना की। अगला क्वेश्चन है, पुरी में पुरुषोत्तम जगन्नाथ मंदिर के निर्माण का संबंध किस राजवंश से था? तो पुरी में पुरुषोत्तम जगन्नाथ मंदिर के निर्माण का जो संबंध है वो किस राजवंश से था? राष्ट्रकूट, पाल, गंग या फिर कलिंग। तो पुरी में पुरुषोत्तम जगन्नाथ मंदिर के निर्माण का संबंध किस राजवंश से था? तो ये गंग वंश से था। पुरी में पुरुषोत्तम जगन्नाथ मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी में पूर्वी गंग राजवंश के राजा अनंत वर्मन चोड़गंगदेव द्वारा किया गया था। अनंत वर्मन चोड़गंगदेव द्वारा किया गया था और मुख्य मंदिर वक्र रेखा आकार का था। कैसा था? जो आकार था मंदिर का, मुख्य मंदिर का, वो वक्र रेखा आकार का है।
जिसके शिखर पर विष्णु का श्री सुदर्शन चक्र मंदिर है। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा इस मंदिर के मुख्य देवता हैं। मंदिर को हिंदुओं के 4 धाम में से एक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, अमुक्तमाल्यद जो तेलुगु में राजकौशल यानी कि शासन कला पर एक कृति है की रचना किसने की थी? कृति है की रचना किसने की थी? कृष्णदेव राय, राम राय, प्रौढ़ राय और हरिहर राय। हरिहर राय तो किसने की थी? तो कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय ने अमुक्तमाल्यद जो कि तेलुगु के राजकौशल पर एक कृति है, इसकी जो रचना है वो कृष्णदेव राय ने की थी। 16वीं सदी में राजा कृष्णदेव राय का तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग था। क्या था? तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग था। और कृष्णदेव राय ने अमुक्तमाल्यद की रचना की। किसकी? अमुक्तमाल्यद की रचना की। और उसके दरबार में 8 तेलुगु कवि थे जो अष्टदिग्गज कहलाते थे। तो अष्टदिग्गज जो 8 तेलुगु कवि थे वो किसके दरबार में थे? तो कृष्णदेव राय के दरबार में थे। अगला क्वेश्चन है, वह अरब जनरल कौन था जिसने 711 एडी में सिंध पर विजय प्राप्त की और खलीफा के शासन क्षेत्र के एक भाग के रूप में उस पर कब्जा कर लिया था? तो वो कौन था? अरब का जनरल। मोहम्मद गजनी, इब्राहिम लोदी, मोहम्मद बिन कासिम या फिर मोहम्मद गोरी। तो कौन था? तो मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम एक अरब सेनापति था जिसे इराक के गवर्नर अल हिजाज ने सिंध के शासक दाहिर को दंड देने के लिए भेजा था। और 711 ईस्वी में उसने सिंध पर विजय प्राप्त कर खलीफा के शासन क्षेत्र के एक भाग के रूप में शामिल किया। अल हजाज ने दाहिर से अपने लूटे गए जहाज़ों के बदले जुर्माने की मांग की थी। जो जहाज लूटे गए थे उनके बदले जुर्माने की मांग की थी, किंतु दाहिर ने असमर्थता दिखाते हुए कहा कि उसका उन लुटेरों पर कोई नियंत्रण नहीं है। क्रुद्ध होकर खलीफा अल हजाज ने सिंध पर आक्रमण करने के लिए कासिम को भेजा था। सिंध पर आक्रमण करने के लिए कासिम को भेजा था। अगला क्वेश्चन है, हरियर और बुक्का भाइयों ने किस वर्ष विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की? तो हरियर और बुक्का ने जो साम्राज्य की स्थापना की थी, विजयनगर साम्राज्य की, तो वो कब की थी? 1336, 1346, 1356 या फिर 1367। तो हरिहर बुक्का ने जो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी वो की थी 1336 में। विजयनगर राज्य दक्षिण भारत में दक्कन के पठार क्षेत्र में स्थित था और इसकी स्थापना 1336 में हरिहर प्रथम और संगम वंश के उनके भाई बुक्का राय प्रथम ने की थी। किसने? तो बुक्का राय प्रथम ने की थी। और जब मोहम्मद बिन तुगलक दक्कन क्षेत्र में अपनी शक्ति खो रहा था तब हरिहर और बुक्का ने 1336 में कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के बीच के क्षेत्र में, कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच वाला जो क्षेत्र में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की, विजयनगर साम्राज्य। दोनों भाइयों ने दक्षिण में कावेरी और उत्तर में कृष्णा के बीच पूरे क्षेत्र में अपना राज्य स्थापित किया। और कृष्णदेव राय विजयनगर के सबसे प्रसिद्ध राजा थे। कृष्णदेव राय जो थे वो विजयनगर के सबसे प्रसिद्ध राजा थे और उन्होंने जितने भी युद्ध लड़े उन सभी में उन्हें सफलता मिली। जितने भी युद्ध लड़े उनमें सब में सफलता किसको मिली? कृष्णदेव राय को। अगला क्वेश्चन है, 12वीं शताब्दी के दौरान कर्नाटक में वीर शैव परंपरा या लिंगायत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो 12वीं शताब्दी के दौरान कर्नाटक में वीर शैव परंपरा या फिर लिंगायत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? वासवन्ना, सुंदरा, संबंधरा और चिन्नम्मा। तो किसने किया था? तो वासवन्ना ने। किसने? वासवन्ना ने। 12वीं शताब्दी के दौरान कर्नाटक में वीरशैव परंपरा या फिर लिंगायत आंदोलन का नेतृत्व वासवन्ना ने किया था। किसने किया था? तो वासवन्ना ने किया था। और लिंगायत संप्रदाय अद्वैतवाद पर बल देता है। संप्रदाय जो है वो अद्वैतवाद पर बल देता है और इस संप्रदाय से संबंधित लोग भगवान शिव की पूजा करते हैं। इस संप्रदाय से जो संबंधित लोग हैं वो भगवान शिव की पूजा करते हैं। और लिंगायत संप्रदाय जाति व्यवस्था, वेद पुराण तथा सामाजिक व्यवस्था को नहीं मनाता। अगला क्वेश्चन है, यमुना नदी के तट पर दीनपन्हा शहर की नींव किसने रखी थी? तो यमुना नदी के तट पर दीनपन्हा शहर की जो नींव थी वो किसने रखी थी? अकबर, शाहजहां, हुमायूं या फिर जहांगीर। तो किसने रखी थी? तो हुमायूं ने।
इसने तो हुमायूं ने। यमुना नदी के तट पर दिल्ली दीन पनाह शहर की नींव जो है वो मुगल काल के दौरान बादशाह हुमायूं ने 1533 ईस्वी में की थी। और हुमायूं ने दीन पनाह पुस्तकालय की स्थापना भी की थी, जिसकी सीढ़ियों से फिसल जाने के कारण उसकी मृत्यु 1556 ईस्वी में हो गई थी। अगला क्वेश्चन है, किस मकबरे को अहमदाबाद का एक्रोपोलिस कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? लोधी गार्डन को, इत्माउद्दौला का मकबरा, हुमायूं का मकबरा या सरखेज रोजा? तो किसको कहा जाता है? तो सरखेज रोजा। सरखेज रोजा। सरखेज रोजा मकबरा को अहमदाबाद का एक्रोपोलिस कहा जाता है। सरखेज रोजा का निर्माण मुगल शासक अहमद शाह के शासनकाल में किया गया। मान्यता है कि सुल्तान अहमद ने पीर शेख अहमद गट्टू गंज बख्श की याद में, किसकी? तो पीर शेख अहमद गट्टू गंज बख्श की याद में उसका निर्माण कराया था। और यह अहमदाबाद की खूबसूरत ऐतिहासिक इमारतों में से एक है। इस मकबरे के निर्माण का कार्य सुल्तान मोहम्मद शाह द्वारा कराया गया, परंतु इसे पूर्ण करने का जो श्रेय है वो कुतुबुद्दीन अहमद शाह को जाता है और यह एक पर्यटन स्थल है। अगला क्वेश्चन है, होयसलेश्वर मंदिर कर्नाटक में कहाँ स्थित है? तो होयसलेश्वर जो मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है? हेलेबीडु, वारंगल, हम्पी या फिर हावेरी? तो होयसलेश्वर मंदिर जो है वो कर्नाटक में कहाँ पर स्थित है? तो हेलेबीडु में ये स्थित है। होयसलेश्वर मंदिर भगवान शिव को समर्पित एक मंदिर है जो कि कर्नाटक के हेलेबीडु नामक स्थान पर स्थित है। और इसका जो निर्माण है वो 12वीं शताब्दी में राजा विष्णुवर्धन के काल में हुआ था। तो होयसलेश्वर मंदिर का जो निर्माण है वो 12वीं शताब्दी में राजा विष्णुवर्धन के काल में हुआ था। होयसलेश्वर मंदिर एक सितारे के आकार की स्मारक है। क्या है? एक सितारे के आकार की स्मारक है। यह मंदिर द्विकुटा है, जिसका अर्थ होता है होयसलेश्वर और शांतलेश्वर नामक दो मंदिर। और मंदिर का एक अन्य आकर्षक गरुड़ स्तंभ भी है। अगला क्वेश्चन है, छत्रपति शिवाजी किस मराठा घराने से संबंधित हैं? तो छत्रपति शिवाजी होलकर, गायकवाड़, सिंधिया या फिर भोसले? तो छत्रपति शिवाजी जो हैं वो सिंधिया। सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा का प्रवर्तन सिखों के 10वें तथा अंतिम गुरु गुरु गोबिंद सिंह जी द्वारा किया गया था। खालसा का अर्थ है खालिस, अर्थात विशुद्ध, निर्मल और बिना किसी मिलावट वाला व्यक्ति। सभी जातियों के वर्ग विभेद को समाप्त करके उनमें आत्मसम्मान और प्रतिष्ठा पैदा करने की भावना से गुरु गोबिंद सिंह ने 1699 ईस्वी में खालसा पंथ की स्थापना की थी। तो खालसा पंथ की स्थापना किसने की? तो गुरु गोबिंद सिंह ने। कब की? तो 1699 में। अगला क्वेश्चन है, भारत का अंतिम मुगल बादशाह कौन था? तो भारत का अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय, बहादुर शाह प्रथम, औरंगजेब या फिर जहांगीर? तो भारत का अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय था। भारत के अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह द्वितीय यानी कि बहादुर शाह जफर थे। और 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के जुर्म में अंग्रेजों ने इन्हें गिरफ्तार कर रंगून भेज दिया था तथा मुगल बादशाह के पद को समाप्त कर दिया था। क्या कर दिया था? मुगल बादशाह के पद को समाप्त कर दिया था। अगला क्वेश्चन है, कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूर्ण करवाया? तो कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूर्ण करवाया? जहांगीर ने, शाहजहां ने और कुतुबुद्दीन ऐबक ने या फिर इल्तुतमिश ने? तो जो कुतुब मीनार का निर्माण था वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया था। जबकि इसको पूर्ण किसने करवाया? यहाँ पे पूछा गया है पूर्ण किसने करवाया, तो इल्तुतमिश ने इसको पूर्ण करवाया। तो कुतुब मीनार दिल्ली के लाल कोट के ऊपर स्थित बहुत ऊंची मीनार है और इसका जो निर्माण है वो गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक ने शेख ख्वाजा बख्तियार काकी की स्मृति में, किसकी स्मृति में, किसकी याद में? तो शेख ख्वाजा बख्तियार काकी की याद में 1199 में शुरू कराया था। कुतुब मीनार को पूर्ण रूप से तैयार करने का श्रेय किसको जाता है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद तथा उत्तराधिकारी शमसुद्दीन इल्तुतमिश को, जिनका पूरा नाम इल्तुतमिश का शमसुद्दीन इल्तुतमिश को जाता है, जो 1368 में फिरोज शाह तुगलक ने 5वीं और अंतिम मंजिल बनवाई थी। जबकि 5वीं और अंतिम मंजिल जो बनवाई थी वो फिरोज शाह तुगलक ने बनवाई थी। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध इमारत जामा मस्जिद कहाँ स्थित है?
तो प्रसिद्ध इमारत जामा मस्जिद कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में, आगरा में, मथुरा में या फिर इलाहाबाद में? तो प्रसिद्ध जामा मस्जिद जो है वो दिल्ली में स्थित है। प्रसिद्ध इमारत जामा मस्जिद दिल्ली में स्थित है और दिल्ली में लाल किले से 500 मीटर दूर स्थित है। इमारत को मुगल बादशाह शाहजहां ने 1656 में बनवाया था। बनवाया किसने था? तो शाहजहां ने। जामा मस्जिद का निर्माण, दिल्ली में स्थित जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया था 1656 में। अगला क्वेश्चन है, पानीपत का तीसरा युद्ध किनके बीच लड़ा गया? तो पानीपत का जो तीसरा युद्ध था वो किनके बीच लड़ा गया? तो मराठों और अंग्रेजों के मध्य, मुगलों और शेरशाह के मध्य, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के मध्य। तो किसके मध्य लड़ा गया था? तो पानीपत का जो तीसरा युद्ध है वो अहमद शाह अब्दाली और मराठों के मध्य हुआ था 1761 में। कब? तो 1761 में। और पहला तो 1526 में और दूसरा 1556 में और तीसरा 1761। पानीपत का तीसरा युद्ध 14 जनवरी 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के मध्य हुआ था, जिसमें अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को पराजित किया था। अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को पराजित किया था। इस युद्ध में वैसे तो मराठा सेना का सेनापति बालाजी बाजीराव का पुत्र विश्वास राव था, परंतु वास्तविक सेनापति सदाशिवराव भाऊ था। जो वास्तविक सेनापति था वो कौन था? तो सदाशिवराव भाऊ था। जबकि यूरोपीय प्रणाली में गठित तोप और पैदल सेना का नेतृत्व इब्राहिम खां गारदी कर रहा था और युद्ध में हार का सदमा न सह पाने के कारण पेशवा बालाजी बाजीराव दूसरे की 1761 में मृत्यु हो गई। पेशवा बालाजी बाजीराव की मृत्यु हो गई। अगला क्वेश्चन है, 1658 में बहादुरपुर के युद्ध में शाहजहां के दूसरे बेटे शाह शुजा को शाहजहां के पोते डैश ने हराया था। तो शाहजहां के पोते किसने हराया था? तो मुराद बख्श ने, सुलेमान सिकोह ने, आलम शाह ने या फिर बहादुर शाह ने? तो किसने हराया था? तो सुलेमान सिकोह ने हराया था। 24 फरवरी 1658 को वाराणसी से 8 किलोमीटर दूर बहादुरपुर का युद्ध हुआ और यह युद्ध भारत के मुगल बादशाह शाहजहां 1628 से 58 के बेटों के बीच उत्तराधिकार का युद्ध था। यानी कि मुगल बहादुर शाहजहां के बेटों के बीच उत्तराधिकार का युद्ध था और इस युद्ध में शाहजहां के दूसरे बेटे शाह शुजा को दारा के पुत्र सुलेमान सिकोह ने हराया था। और यहीं पर